हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे नवंबर महीने के 4th वीक की, यानी कि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 22 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 21 नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स है उसको 3 वीकली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है। तो ये इस महीने की चौथी और आखिरी वीडियो होगी वीकली करंट अफेयर्स की। इसके अंदर हम लोग 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं पीटी उषा, जिनके बारे में आप जानते होंगे। ये केरल की मशहूर धाविका हैं और इन्होंने कई सारे एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता है और ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साल 1984 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने 400 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ये चौथे स्थान पर आई थी। तो इनको हाल ही में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने एक एथलीट आयोग बनाया है, एक एथलीट कमीशन का गठन किया है जिसमें भारत के कुछ फेमस खिलाड़ियों को रखा जाएगा। तो इस एथलीट आयोग के अंदर कुल मिलाकर के 10 खिलाड़ियों को रखा गया है और इस एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है मैरी कॉम। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है उनका नाम है पीटी उषा, जबकि इसका जो एथलीट आयोग है उसकी अध्यक्ष बनी है एमसी मैरी कॉम। किस देश ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? सबसे पहले आपको बता दूं, जो डेविस कप होता है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है और इसको जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। तो डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है कनाडा ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कनाडा ने किसको हराया है? तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इस बार का डेविस कप जीत लिया है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में मार्च 2024 तक किस एयरलाइन का विलय हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से वो कौन सी एयरलाइंस है जिसका मर्जर हो जाएगा एयर इंडिया एयरलाइंस में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस की जो ओनर कंपनी है यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस और जो एयर इंडिया की ओनर ग्रुप है यानी कि टाटा ग्रुप, इन दोनों के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है जिसके तहत एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर हो जाएगा मार्च 2024 तक। कौन सा शहर एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 की मेजबानी करेगा? एरो इंडिया नाम का जो एयर शो होता है ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है और ये भारत के अंदर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर जो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर इसका आयोजन होता है 2 साल में एक बार। तो 2023 के अंदर अब ये होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे में सबसे लोकप्रिय विश्व नेता किसको डिक्लेयर किया गया है? तो मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये अमेरिका की एक कंपनी है और इसने हाल ही में दुनिया के सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स की एक रेटिंग जारी की है और इसमें नरेंद्र मोदी को पहला स्थान मिला है। नरेंद्र मोदी 77% की रेटिंग के साथ में दुनिया के मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, तो इसमें नंबर 1 पर है पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर हैं मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, और तीसरे नंबर पर हैं एंथोनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि स्काई रूट एयरोस्पेस किस राज्य के अंदर भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा स्थापित करेगा? तो स्काई रूट एयरोस्पेस जो है ये हैदराबाद के अंदर स्थित एक एयरोस्पेस क्षेत्र का स्टार्टअप है और आपको पता होगा कि नवंबर महीने में ही इसरो ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था विक्रम एस।
और विक्रम एस नाम के रॉकेट को इसी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया था। तो अब स्काई रूट एयरोस्पेस ने अनाउंस किया है कि ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर एक फैसिलिटी की स्थापना करेगा, जहां पर रॉकेट्स को डिजाइन भी किया जाएगा, यहाँ पर रॉकेट का निर्माण भी किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर ये बनाया जाएगा। 24 नवंबर को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मलेशिया, जो कि आप जानते हैं एक आसियान कंट्री है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये एक देश है। तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। यहाँ पर मलेशिया के अंदर जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें विपक्षी पार्टी ने सरकार बनाई है और अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी है रिंगिट। 21 से लेकर के 30 नवंबर तक शंघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? शंघाई महोत्सव जो होता है ये मणिपुर राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप वैसे भी गेस कर सकते थे, क्योंकि संगई नाम का जो जानवर होता है ये हिरण की एक प्रजाति है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है, वो है भारत का मणिपुर राज्य। इसी कारण से ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। तो इसी के नाम पर मणिपुर के अंदर एक उत्सव होता है जिसको बोलते हैं शंघाई महोत्सव। पिछले 2 साल से कोविड-19 के चलते ये नहीं हो पाया था, तो इस साल ये काफी धूमधाम से मनाया गया है। शंघाई महोत्सव ये पूरे 10 दिनों तक चला है। भारत के जो वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं यानी कि जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस बार के उत्सव का शुभारंभ किया था। मैरियम वेबस्टर के द्वारा किस शब्द को 2022 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मैरियम वेबस्टर जो है ये एक अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशन कंपनी है। तो इसके हिसाब से 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर बना है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग वर्ड को इस बार के लिए वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है? रॉकेट लॉन्च पैड वो जगह होती है जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। जैसे कि इसरो के पास सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां पर इसरो के 2 रॉकेट लॉन्च पैड्स हैं जहां से समय समय पर रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। अब इसी तरीके से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर ही एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया गया है जहां से रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। तो इस निजी रॉकेट लॉन्च पैड को किसने स्थापित किया है? एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो है ये चेन्नई के अंदर बेस्ड एक कंपनी है और इसी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया है श्रीहरिकोटा में। तो सही उत्तर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। इनमें से किस मंत्रालय ने लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ नई चेतना नामक एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने हाल ही में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिसका नाम है नई चेतना। और इस नई चेतना नाम के अभियान का मेन मकसद है कि महिलाओं को जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसके बारे में जागरूक करना और उससे निपटने के लिए उनको सक्षम बनाना। खास करके इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको जागरूक करने पर फोकस किया जाएगा। तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। आपको बता दूं कि 25 नवंबर के दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो है ये बनाया जाएगा त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य का एक जिला है जिसको बोलते हैं दक्षिण त्रिपुरा। तो साउथ त्रिपुरा जिले के अंदर एक जगह है सबरूम, और सबरूम नाम के इस टाउन में मनु बंकुल नाम की जगह है। तो त्रिपुरा के शबरूम के मनु बंकुल नाम के स्थान पर ही ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जो कि भारत की पहली ऐसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होगी जिसको बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा ही संचालित किया जाएगा और उनके द्वारा ही इसकी निगरानी की जाएगी। तो ये त्रिपुरा में बनेगा, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सिर्फ 2 ही शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो लखनऊ के अंदर और दूसरा नोएडा के अंदर। तो नोएडा के अंदर हाल ही में नई पुलिस कमिश्नर बनी है जिनका नाम है लक्ष्मी सिंह।
तो आईपीएस लक्ष्मी सिंह जो हैं ये नोएडा की पुलिस कमिश्नर बन गई हैं और इस तरीके से ये यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया है? गांधी मंडेला प्राइज जो होता है ये गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में साल 2019 के लिए दिया गया है वर्तमान समय में जो दलाई लामा है उन्हें। तो वर्तमान समय में 14वें दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में हरियाणा राज्य की यात्रा पर गई थी और उस दौरान इन्होंने राज्य सरकार की एक योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना। और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के हर एक नागरिक का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, यानी कि उनके हेल्थ की जांच की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गुजरात के किस जिले में केवल एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया था? यानी कि सिंगल वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि गुजरात के कौन से जिले में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ जिले के अंदर गिर के जंगलों में एक ऐसा मतदान केंद्र बनाया गया था जहां पर सिर्फ एक ही वोटर थे और इनका नाम है हरिदास उदासीन। गुजरात में वैसे टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 और इसमें से 156 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ पर बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई है और लगातार दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के अंदर बनने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो सिरसा जिला है हरियाणा राज्य के अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो नवंबर महीने के अंदर हरियाणा की यात्रा पर गई हुई थी और उस दौरान इन्होंने सिरसा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 16 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी कि अप्रैल 2024 तक ये अब भारत के विदेश सचिव बने रहेंगे। इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। तो विनय मोहन क्वात्रा जो हैं ये आज के समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होगा? चीफ गेस्ट के रूप में किसको इनवाइट किया गया है 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है? ये वर्तमान समय में मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है, जो कि गीजा के पिरामिड्स के लिए फेमस है और नील नदी के लिए भी फेमस है। तो मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इनको 2023 के अंदर रिपब्लिक डे परेड के लिए चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में कौन कौन शामिल हुए हैं आज तक, उनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि 1950 में सबसे पहली बार जब रिपब्लिक डे परेड हुई थी तो उसमें शामिल हुए थे सुकर्नो, जो कि उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 2019 में अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो आप देख सकते हैं 2019 में आए थे सिरिल रामाफोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। 2020 में आए थे जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 2021 और 2022 इन दोनों सालों में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। कोविड-19 महामारी के चलते कोई भी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल नहीं हुआ था। और अब 2023 के लिए इनवाइट किया गया है अब्दुल फतेह अल सीसी को, जो कि इजिप्ट के यानी कि मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत ने G20 की अध्यक्षता भी संभाली है 2023 के लिए। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 सम्मेलन होगा उसमें भी चीफ गेस्ट के रूप में मिस्र को इनवाइट किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने शक्ति नीति के तहत 5 सालों के लिए कितने मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 4500 मेगावाट। तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसके तहत अगले 5 सालों के लिए 4500 मेगावाट की बिजली की खरीद की जाएगी। इससे भारत के ऐसे राज्य जहां पर पावर शॉर्टेज देखने को मिल रही है उनको हेल्प मिलेगी, साथ ही भारत के जो पावर प्लांट्स हैं उनकी क्षमता भी बढ़ेगी। आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 से ये जो बिजली खरीद की जाएगी उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? भारत के ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। 26 नवंबर 2022 को चेन्नई में लॉन्च किए गए सर्वेक्षण पोत इच्छक को कौन से शिपयार्ड ने बनाया है?
तो इच्छक नाम का जो सर्वे वेसल है ये इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इसको हाल ही में चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कि कोलकाता के अंदर बेस्ड एक शिपयार्ड है। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने साल 2018 में इंडियन नेवी के लिए टोटल इस तरीके से 4 सर्वेक्षण जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था GRSC कोलकाता को। इनमें से 2 जहाज तो पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से एक है INS संधायक और दूसरा था INS निर्देशक, और अभी तीसरा लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है INS इक्षक। इसी तरीके से एक और सर्वे वेसल इस कैटेगरी में लॉन्च किया जाएगा। किस शहर के भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड फॉर मेरिट दिया गया है? तो भायखला रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मुंबई शहर का ये जो भायखला रेलवे स्टेशन है इसको कल्चरल हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को एशिया प्रशांत ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। हाल ही में भारत ने IBA युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 4 स्वर्ण सहित टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इस बार युवाओं की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया गया था स्पेन में। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं, स्पेन के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल्स जीते हैं। 11 में से 4 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 3 सिल्वर मेडल हैं और बाकी जो 4 मेडल हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरीके से भारत ने यहाँ पर टोटल 11 मेडल जीते हैं। 26 नवंबर 2022 को इसरो ने किस रॉकेट के जरिए ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने टोटल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया ये था PSLV C54। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नवंबर 2022 को इसरो ने PSLV C54 रॉकेट के जरिए टोटल 9 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इस रॉकेट के अंदर टोटल पेलोड्स की संख्या थी 9, जिनमें से एक तो भारत का सैटेलाइट है जो कि इसमें से सबसे मेन सैटेलाइट था और उसका नाम है ओशनसैट 3। तो महासागरों की निगरानी करने के लिए ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और इसी कारण से इसको EOS 06 भी कहा जाता है, जिसमें EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो एक तो ये मेन सैटेलाइट था जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा 8 नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से एक है भूटान सैट। ये भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। इसको INS-2B के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके अलावा भारत की कई सारी कंपनियां हैं, उनके सैटेलाइट्स को भी छोड़ा गया है, जैसे कि पिक्सेल नाम की एक कंपनी है, उसका सैटेलाइट है TD1 आनंद, इसको छोड़ा गया है। इसी तरीके से ध्रुव स्पेस नाम की एक कंपनी है भारत में, इसके 2 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है, थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2। इसके अलावा यहाँ पर स्विट्जरलैंड कंट्री की टोटल 4 एस्ट्रोसैट 2 नाम के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से इसरो ने PSLV C54 मिशन को लॉन्च किया। ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में हुआ है, जो कि आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर के कटरा में। जम्मू कश्मीर के कटरा में ही आपको पता होगा श्री माता वैष्णो जी का मंदिर है और यहीं पर ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में हुआ है। इसका उद्घाटन किया था भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, इसकी थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। साहित्य के लिए 2022 का JCB पुरस्कार किसने जीता है? तो JCB पुरस्कार जो है ये साहित्य की फील्ड में दिया जाता है। साल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो JCB पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है इसके विजेता हैं खालिद जावेद। खालिद जावेद जो हैं ये उर्दू के मशहूर उपन्यासकार हैं। हाल ही में इनको साल 2022 का JCB पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो बुक है उसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड, इसके लेखक हैं खालिद जावेद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को निक्षय मित्र और TB मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत अपॉइंट किया है?
तो निक्षय मित्र और टीबी मुक्त भारत अभियान जो है ये भारत में टीबी से निपटने के लिए पहल है। तो इसके लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है ये वर्तमान समय में जो भारत की पैरा ओलंपिक कमेटी है उसकी अध्यक्ष हैं। तो इन्हीं को यहाँ पर नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। भारत में जो टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है इसका मकसद है कि साल 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करना है, यानी कि क्षय रोग को समाप्त करना है। 26 से लेकर के 28 नवंबर तक चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? भारत और फ्रांस के बीच में जो वार्षिक रक्षा वार्ता होती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं दोनों कंट्रीज के वो इसमें शामिल होते हैं। तो इस बार इसकी चौथी बैठक हुई है नई दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो होती है ये इंडियन नेवी के द्वारा एक वार्षिक आयोजन होता है और इसके अंतर्गत इंडो पैसिफिक रीजन में जो समुद्री मुद्दे हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य की सरकार ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया है बिहार की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत जब मानसून टाइम होगा तो उस दौरान जो अतिरिक्त पानी होता है गंगा नदी में उसको स्टोर करके रखा जाएगा। राजगीर और गया के जलाशयों में उसको स्टोर कर लिया जाएगा और फिर बाद में उसी का शोधन करके उसको प्योरीफाई करके पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो यही है हर घर गंगा जल परियोजना। और इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से 3 प्योरिफिकेशन प्लांट जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की 59वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ये एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वहाँ के ब्रॉडकास्टिंग जो संगठन है उनका एक संघ है। जैसे भारत में प्रसार भारती है इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज के अंदर जो संगठन है उनका ये एक संघ है। तो इसकी 59वीं महासभा हाल ही में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी की है प्रसार भारती ने, यानी कि भारत की मेजबानी में ये हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन सी यानी कि भारत। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश ने एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? परिवार नियोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है ये इस बार आयोजित किया गया है थाईलैंड में। थाईलैंड कंट्री के अंदर इसका आयोजन किया गया था और इसके दौरान भारत को एक्सेल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड जो है ये 2022 के अंदर दिया गया है और इसी को एक्सेल अवार्ड बोलते हैं शॉर्ट में। ये भारत को दिया गया है। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ अर्थ 2022 जीता है? जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड होता है ये यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है, यानी कि जो लोग पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में काम करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी संस्था इसको देती है तो उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो 2022 के अंदर जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है ये वैसे तो 5 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, लेकिन जिस भारतीय को मिला है उनका नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये टोटल 5 कैटेगरी में दिया गया है, जिनमें से जो भारत की विजेता हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी के अंदर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन हैं ये एक मूवमेंट को लीड करती हैं जिसका नाम है हरगिला आर्मी। हरगिला आर्मी नाम का एक मूवमेंट है, सारस को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये मूवमेंट ये चलाती हैं और इस मूवमेंट में सभी के सभी महिलाएं ही हैं। तो इसी को लीड करती हैं और इसके लिए इनको इस बार का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया है। बाकी जो विजेता हैं उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। यहाँ पर पूछा गया है कि 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 किस राज्य ने जीती है। तो डेफ लोगों के लिए, यानी कि जो सुनने में सक्षम नहीं है, ऐसे क्रिकेटर्स का जो T20 चैंपियनशिप होती है भारत में, उसका हाल ही में 6ठा संस्करण हुआ है और इसको जीत लिया है हरियाणा की टीम ने। यहाँ पर हरियाणा की टीम ने जीत लिया है महाराष्ट्र को हरा करके। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीता है। तो इंटर सर्विसेज का यहाँ पर मतलब ये है कि भारत की जो सेनाएं हैं उन्हीं के बीच में ये टूर्नामेंट होता है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच में ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप होती है और 2022 में इसको जीत लिया है आर्मी रेड ने। एक्चुअल में ये जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसमें से जो थल सेना है, थल सेना की अपनी 2 टीमें हैं, आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन। तो यहाँ पर आर्मी रेड ने आर्मी ग्रीन को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। 29 नवंबर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है। तो पाकिस्तान के अभी तक जो सेना प्रमुख थे उनका नाम आपको पता होगा, जनरल कमर जावेद बजवा, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बन गए हैं असीम मुनीर। जनरल असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी कि जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, AICTE, इसका पूरा नाम होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए हेड बन चुके हैं TG सीताराम। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जेरूसलम के अंदर आयोजित किए गए फिडे विश्व टीम चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो शतरंज के अंदर जो वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप होती है, इसका हाल ही में आयोजन किया गया था इजराइल की राजधानी जेरूसलम में, और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने जीता है, चीन ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चाइना। यहाँ पर चीन ने उज्बेकिस्तान को फाइनल में हरा करके इस बार की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर भारत की भी टीम शामिल हुई थी, लेकिन वैसे तो टोटल 12 टीमें शामिल हुई थी, लेकिन भारत और अन्य जो टीमें हैं वो पहले ही बार हो गई थी। यहाँ पर चीन ने इसका खिताब जीत लिया है। आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये जो सबसे लेफ्ट साइड में है ये हैं भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे, यानी कि विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद जो हैं ये यहाँ पर क्यों हैं, क्योंकि ये फिडे जो है, जो शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके आज के समय उपाध्यक्ष हैं। तो फिडे के उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, भारत के हैं विश्वनाथन आनंद। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फाइनल्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ATP फाइनल्स 2022 का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। जो ATP फाइनल्स होता है ये पुरुषों के लिए टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है। ग्रैंड स्लैम के बाद पुरुषों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा टेनिस का टूर्नामेंट है तो यही होता है। ये साल के आखिर में आयोजित किया जाता है। इस बार का जो ATP फाइनल्स है ये ट्यूरिन के अंदर आयोजित किया गया था। इटली का एक शहर है ट्यूरिन, यहीं पर यह हुआ और इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। यहाँ पर नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, तो नॉर्वे के फेमस खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड, इनको हरा करके ये खिताब जीत लिया है। हाल ही में एक एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि कैस्पर रूड कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको बताना क्या होगा, नॉर्वे। और नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं, ये हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी। इनमें से कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि GPAI का अध्यक्ष होगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो AI है, इसका जिम्मेदारी पूर्वक विकास किया जाए ताकि ह्यूमैनिटी को किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी कारण से ये बनाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप। तो अभी तक इसका जो अध्यक्ष था वो था फ्रांस, लेकिन अब यह जो अध्यक्षता है ये फ्रांस से भारत को मिल गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स के अंदर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो फिक्की के द्वारा भारत के जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं उनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा जो हैं ये भारत की एक पैरा शूटर हैं, तो इनको ये सम्मान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में फिक्की के द्वारा टर्फ 2020 एंड इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2022 की अनाउंसमेंट की गई थी और इसके अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पैरा कैटेगरी में दिया गया है अवनी लेखरा को।
और स्पेशल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है श्रेय कद्यान को। बाकी जो अवार्ड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये सरकार तलवार को दिया गया है, जो कि पूर्व रणजी क्रिकेटर है। इसके अलावा बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, यानी कि वो राज्य जो स्पोर्ट को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है वो राज्य है ओडिशा। तो इस तरीके से ये अवार्ड्स दिए गए हैं। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि 2022 के अंदर आसियान और भारत की फ्रेंडशिप के 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो आसियान का डायलॉग पार्टनर बना था सन 1992 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और आसियान की फ्रेंडशिप के। तो इस कारण से साल 2022 को इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर के रूप में भी मनाया गया है। और इसी साल पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत और आसियान कंट्री के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक हुई कंबोडिया के अंदर हुई है, क्योंकि कंबोडिया ही साल 2022 के अंदर आसियान का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंबोडिया। इसमें भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो देखिए भारत के अंदर जो सरकारी बैंक हैं, वैसे तो भारत के अंदर अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक ही बची हैं। तो इनके जो एमडी और सीईओ होते हैं उनका अभी तक मैक्सिमम जो कार्यकाल हो सकता था वो था 5 साल, लेकिन अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 10 साल। तो अब 10 साल तक सरकारी बैंकों के जो एमडी और सीईओ हैं वो काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर आए 5.6 तीव्रता वाले भूकंप के चलते 300 से भी अधिक लोग मारे गए हैं? तो हाल ही में इंडोनेशिया के एक आइलैंड के ऊपर एक भयंकर भूकंप आया और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो गया, क्योंकि इसमें 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये भूकंप कहाँ पर आया था? ये आया था जावा आइलैंड के ऊपर। आप जानते हैं कि जो इंडोनेशिया है ये हज़ारों आइलैंड्स का ग्रुप है, तो उन्हीं में से एक है जावा आइलैंड, तो यहीं पर ही आया था। एक्चुअल में जावा आइलैंड के ऊपर जो इसका पश्चिमी हिस्सा है उसको बोलते हैं पश्चिम जावा। तो पश्चिम जावा पर एक जगह है सिन्यासुर नाम से, और यहीं पर इस भूकंप का केंद्र था। तो यहाँ पर तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, और 2022 के अंदर इंडोनेशिया ही G20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया का जो फेमस शहर है बाली, यहीं पर इस साल का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। बाली यात्रा नाम से एक भारत में फेस्टिवल भी होता है उड़ीसा के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है ये भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है, और इसका मेन काम है भारत के अंदर खादी को प्रमोट करना। तो इसके जो नए सीईओ बन गए हैं उनका नाम है विनीत कुमार। तो केवीआईसी में आपको 2 याद रखने हैं, 2 लोगों के नाम। एक तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज कुमार, ये इसके हैं चेयरमैन, और अभी सीईओ बन गए हैं विनीत कुमार। इनमें से किस संगठन ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2021 इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो ये जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया जाता है, इसको देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो 2021 के लिए ये दिया गया है प्रथम नाम के एक एनजीओ को, और ये जो एनजीओ है ये भारत के अंदर जो वंचित क्षेत्रों के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। तो प्रथम नाम के एनजीओ को ये पुरस्कार दिया गया है साल 2021 के लिए। वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारत में साहसिक कार्यों के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। 2021 के लिए ये 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले नैना धाकड़, इनको लैंड एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। कुंवर भवानी सिंह साम्याल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। और शुभम धनंजय बनमाली, इनको वाटर एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप इनके बारे में और भी डिटेल में देख सकते हैं। नैना धाकड़ जो है इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। इनको लैंड एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है, क्योंकि
ये पहली महिला बनी हैं जिन्होंने केवल 10 दिन के भीतर ही माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से जो है इन दोनों को फतह किया है, सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही। और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जो हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में दिया गया है। शुभम धनंजय बनमाली इनको वाटर एडवेंचर की श्रेणी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो वेट और मेजरमेंट के लिए जो इंटरनेशनल कमेटी है उसके हाल ही में एक मेंबर के रूप में भारतीय को चुना गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता जो है ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि नई दिल्ली के अंदर है उसके ये वर्तमान डायरेक्टर हैं। तो इनको भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। 22 से लेकर के 25 नवंबर तक यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में इंडिया और अफ्रीका के बीच में एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसका मेन मकसद था कि भारत और अफ्रीका के जो युवा हैं, जो युवा उद्यमी हैं, वो एकजुट हों और ह्यूमैनिटी के सामने जो समस्याएं आती हैं, चाहे फिर वो सामाजिक समस्याएं हों, तकनीकी समस्याएं हों या फिर पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हों, उनका समाधान खोजना। तो इसीलिए भारत और अफ्रीका के युवा उद्यमियों के बीच में ये एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया था हाल ही में यूनेस्को के द्वारा। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसी के परिसर में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यूनेस्को ने इसके लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ में सहयोग किया था, यानी कि भारत के शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को नाम की जो संस्था है इन दोनों ने मिलकर के इस हैकाथॉन का आयोजन किया था। इसमें भारत और 22 अफ्रीकी देशों के जो युवा उद्यमी हैं वो शामिल हुए थे। 22 नवंबर को इनमें से किस देश की संसद ने भारत के साथ में मुफ्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है? तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा इस साल अप्रैल महीने के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम था इंड-ऑस ईसीटीए। इंड-ऑस ईसीटीए का मतलब है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इसको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने मंजूरी दे दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। 24 नवंबर 2022 को असम के सैन्य नायक लसित बोरफुकन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो असम के महान सैन्य नायक हैं लसित बोरफुकन। एक्चुअल में असम के अंदर एक अहोम साम्राज्य था और उसके कमांडर इन चीफ थे लसित बोरफुकन। इन्होंने मुगलों का भी मुकाबला किया था। तो इस साल 24 नवंबर 2022 को इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस उपलक्ष्य पर 23 से लेकर के 25 नवंबर तक यानी कि 3 दिनों के लिए नई दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो एटीपी रैंकिंग होती है ये पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की रैंकिंग होती है और इसमें नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं और आपको याद होगा इन्होंने ही 2022 के अंदर जो आखिरी ग्रैंड स्लैम हुआ था यानी कि यूएस ओपन, उसमें मेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। तो कार्लोस अल्कराज जो हैं ये अब दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। प्रसार भारती ने अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह किस दिन मनाया है? तो प्रसार भारती जिसमें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन शामिल हैं, इसका स्थापना दिवस जो है वो 23 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर सन 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इस साल इसको 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसी कारण से इसका रजत जयंती समारोह मनाया गया है, यानी कि सिल्वर जुबली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 नवंबर 2022। किसी भी इवेंट को जो 25 साल कंप्लीट होते हैं तो उसको सिल्वर जुबली या फिर हिंदी में रजत जयंती कहा जाता है। 18 से लेकर के 19 नवंबर तक एपेक शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एशिया पैसिफिक जो रीजन में कंट्रीज हैं उनका एक आर्थिक सहयोग संगठन है जिसको बोला जाता है एपेक।
इसमें कुल मिलाकर के 21 देश शामिल हैं और इस बार इनका जो सम्मेलन हुआ है वो आयोजित किया गया था थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां पर इस बार का सम्मेलन हुआ है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड। हाल ही में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत ली है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये साल 2022 सीजन की आखिरी फार्मूला वन रेस थी और इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन ने इसके साथ ही पूरे साल के अंदर टोटल 15 रेस जीती हैं, जो कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा है। अब क्योंकि इस साल के सभी फार्मूला वन रेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इन्हें याद रखना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 में से 15 रेस तो अकेले मैक्स वर्स्तापन ने जीती हैं, तो इनको आपको नहीं याद रखना है। इनके अलावा जो 7 अन्य रेस बच गई उन्हीं को आपको याद रखना है, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई भी पूछा जाता है तो फिर सीधे आपको मार्क करना है मैक्स वर्स्तापन। तो देख लेते हैं यहाँ पर 7 अन्य जो रेस हैं उनको किसने जीता है। उनमें से एक तो हैं चार्ल्स लेक्लर्क, इन्होंने 3 रेस जीती हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। फिर इसके अलावा सर्जियो पेरेस जो हैं, जो कि मैक्सिको के हैं, इन्होंने 2 रेस जीती हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। कार्लोस सैंज जूनियर और जॉर्ज रसेल जो हैं, इन दोनों लोगों ने एक एक रेस जीती हैं। कार्लोस सैंज जूनियर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और जॉर्ज रसेल जो हैं इन्होंने साओ पालो ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अब इसके अलावा अगर कोई भी पूछा जाता है, जैसे कि इनमें से अगर कोई भी आपसे पूछा जाए, तो आपको बताना है मैक्स वर्स्तापन, जो कि नीदरलैंड के फार्मूला वन ड्राइवर हैं और ये रेड बुल रेसिंग होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको सिर्फ 7 रेस के विनर ही याद रखने हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर फिर आप कर पाएंगे। सरस आजीविका मेला 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? ये जो सरस आजीविका मेला होता है ये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। तो भारत के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर इसी को राष्ट्रीय कानून दिवस कहा जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है? भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन, क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को ही भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का वक्त लगा था। तो उसके बाद ये 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो इसी कारण से हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये अब समाप्त हो चुका है। 20 से लेकर के 28 नवंबर तक गोवा में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें जो सबसे मेन अवार्ड होता है यानी कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है उसी को बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड यानी कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार। इस बार ये पुरस्कार मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की फिल्म को। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक स्पेनिश फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली। जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की फिल्म को। ये सबसे मेन अवार्ड होता है इस फिल्म फंक्शन का। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वैलेंटीना मॉरल। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है नादेर साइबर को। बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है वाहिद मोबासेरी को। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है डैनियला मारिन नबेरो को। इसके अलावा 3 स्पेशल अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो है ये दिया गया है पायम एस्कंदर को। पायम एस्कंदर जो हैं ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। नरगेसी नाम की जो फिल्म है ईरानियन फिल्म है, इसी को इस बार का पुरस्कार मिला है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है पायम एस्कंदर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कार्लोस सौरा को, जो कि एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये दिया गया है चिरंजीवी, जो कि तेलुगु अभिनेता हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा कि इस बार के फिल्म समारोह में जो फोकस कंट्री था वो था फ्रांस। तो इस तरीके से इंडियन फिल्म
फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 से ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ये किस अभिनेता को दिया गया है। तो इस बार का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये मशहूर तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित 53 आवर चैलेंज में कौन सी फिल्म विजेता रही है। तो अभी जो मैंने आपको बताया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया था गोवा में, तो उसी दौरान भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक चैलेंज रखा था जिसका नाम था 53 आवर चैलेंज। और ये जो 53 आवर चैलेंज है आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत 53 घंटों के अंदर शॉर्ट फिल्म बनाने का कॉन्टेस्ट रखा गया था। 53 घंटों के अंदर शॉर्ट फिल्म बनानी थी, और वो भी जो इंडिया एट द रेट 100 इंडिया एट द रेट 100 का जो विचार है, यानी कि आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे भारत के, तो भारत किस तरीके से होना चाहिए उस पर 53 घंटों के अंदर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का कॉन्टेस्ट रखा गया था। इसी को नाम दिया गया था 53 आवर चैलेंज। तो इसमें कई सारी टीमें थी। जो पर्पल टीम है वो इसमें विजेता रही है। एक्चुअल में कुल मिलाकर के 5 फिल्में ही बन पाई थी 53 घंटों के अंदर, यानी कि शूटिंग से लेकर के फिल्म की डिलीवरी तक पूरा जो है वो 53 घंटों के अंदर ही कंप्लीट करना था। तो 5 टीमों ने यहाँ पर फिल्म को बना करके रेडी किया, जिनमें से ये पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है डियर डायरी नाम की फिल्म को, जिसको पर्पल टीम ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डियर डायरी। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो जनरली इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी जो चैलेंज होता है कौन से मंत्रालय ने आयोजित किया है, इस तरीके से आता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने 53 आवर चैलेंज आयोजित किया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। अब जो इस क्वेश्चन से लेकर के वीडियो के एंड तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब मिलिट्री एक्सरसाइज से होंगे, क्योंकि नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में कई सारे जो अभ्यास हैं, जो सैन्य अभ्यास हैं, उनका आयोजन किया गया है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर नाम का जो अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक आर्मी का अभ्यास है। तो दोनों कंट्रीज के जो आर्मी हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। भारत में अगर कोई अभ्यास होता है तो एग्जाम के अंदर ये जगह भी पूछते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? हरिमो शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और मलेशिया के बीच में एक आर्मी का अभ्यास है। तो ये इस बार मलेशिया के अंदर ही हुआ है, भारत के अंदर ये नहीं हुआ है, मलेशिया के अंदर इस बार इसका आयोजन किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2022 द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो है ये नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि किस देश के बीच में होता है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के अंदर ये आयोजित किया गया है। राजस्थान में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच में गरुण शक्ति नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो गरुण शक्ति नाम का जो अभ्यास होता है ये आपको गलती नहीं करना है। गरुण नाम का अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है, शक्ति नाम का अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर पूछें गरुण शक्ति नाम का अभ्यास तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हुआ है। इस बार ये इंडोनेशिया कंट्री के अंदर ही हुआ है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? नसीम अल बहर नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान के बीच में नौसेना का अभ्यास है। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया सारे के सारे आर्मी के अभ्यास थे, लेकिन नसीम अल बहर जो है ये नौसेना का अभ्यास है जो कि भारत और ओमान की नौसेना के बीच में होता है। इस बार ये ओमान के तट पर ही हुआ था, जिसमें भारत के 2 नौसैनिक जहाज गए थे। एक का नाम है INS त्रिकंड और दूसरे का नाम है INS सुमित्रा।
तो जो नौसेना अभ्यास होते हैं उसमें जहाज का नाम भी पूछा जाता है, तो इसी दोनों जहाजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय सेना ने किस राज्य के अंदर शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया है? तो इंडियन आर्मी का ये अपना खुद का अभ्यास है शत्रुनाश नाम से, जो कि आयोजित किया गया है राजस्थान के थार डेजर्ट में। राजस्थान के थार डेजर्ट में इसका आयोजन किया गया था। जो भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार नाम का अभ्यास कौन से राज्य के अंदर आयोजित किया है? तो इंडियन आर्मी की जो सुदर्शन चक्र कोर है उसने हाल ही में सुदर्शन प्रहार नाम का अभ्यास किया है और ये भी राजस्थान के थार डेजर्ट में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर समन्वय 2020 अभ्यास का आयोजन किया है? तो समन्वय 2022 नाम का जो अभ्यास होता है ये भारतीय वायुसेना का अभ्यास है और इसके अंतर्गत ये जो अभ्यास होता है ये एक तरीके का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, यानी कि ह्यूमन एड एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। 2022 में इसका आयोजन हुआ है आगरा एयरबेस पर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना स्टेशन आगरा, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के आखिर में, जहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैरियम वेबस्टर के द्वारा किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? और सेकंड क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन होगा, मुख्य अतिथि कौन होगा? तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर महीने के अंदर जो मैंने 4 वीकली वीडियोस कराई हैं, इनमें जो क्वेश्चंस कराए हैं इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। और मंथली जो वीडियो आएगी उसके ज़रिए आप पूरे मंथली की जो करंट अफेयर्स है उनको आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।